दिल्ली में कल से नई महाभारत शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली पहुंच चुकी हैं और इस वक्त वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर हैं। कल जंतर मंतर पर ममता बनर्जी का धरना होगा। ममता बंगाल चुनाव जीतने के लिए नए नए पैंतरे कर रही हैं। उधर अमित शाह बंगाल जाकर ये कह चुके हैं कि बीजेपी बंगाल में 50% वोट हासिल करके सरकार बनाने वाली है। संसद में आज मोदी सरकार की बारी थी। आज बजट पेश किया गया तो उसमें बंगाल के लिए भी प्रोविजन किए गए। असम, केरल और तमिलनाडु का भी ध्यान रखा गया। मोदी के बजट में कितने वोट हैं? क्या बजट का हिसाब किताब बंगाल जिता देगा? इस रिपोर्ट में समझिए। To establish dedicated rare earth corridors. कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। नरेंद्र मोदी की सरकार का 12वां बजट कितनी लक्ष्मी घर लाएगा? क्या मोदी का बजट मोदी की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ाएगा? क्या यह बंगाल जीतने वाला बजट है? क्या यह केरल जीतने वाला बजट है? क्या बजट से मोदी तमिलनाडु भी जीत लेंगे? ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल को कुछ नहीं मिला। शशि थरूर कह रहे हैं कि केरल को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस कह रही है कि बजट में तमिलनाडु को कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी लिखते हैं कि मोदी ने किसी को कुछ नहीं दिया। मिडिल क्लास को टैक्स का रिबेट नहीं मिला। शेयर बाजार को एसटीटी का डंक लग गया। वित्त मंत्री ने कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट नहीं की। तो हेडलाइन बनाने वाली सरकार के इस बजट में क्या हेडलाइन निकली? ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री बहुत ही होपफुल हैं। बजट के बाद नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई तो बजट के क्लू धीरे धीरे खुलने लगे। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। बजट डे के दिन मोदी दिल्ली से पंजाब गए। वहां संत रविदास के चरणों में प्रणाम करके बजट के बारे में कुछ और बड़ी बातें की। प्रधानमंत्री की बातों को पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि मोदी का जोर किधर है और लक्ष्मी कहां से आएगी। इस अवसर पर मैं अपने देश के उद्यमियों, मैन्युफैक्चरर्स और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बहुत जोर देना होगा। हमारे उत्पाद जहां भी जाएंगे उन पर भारत की छाप होगी। हमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना होगा कि वो जिस मार्केट में जाए वहां के नागरिकों का दिल जीत लें। हमें ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्शन क्वालिटी पर कोई समझौता ना हो। आज ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हमारी जगह कोई और ले लेगा। बजट से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ सबसे बड़ी डील की है। अमेरिका टैरिफ लगाकर भी हाथ मलता रह गया और मोदी ने भारत के लिए यूरोप का नया मार्केट ढूंढ लिया। लेकिन यूरोप के मार्केट में माल बेचना आसान नहीं है। यूरोप को टॉप क्वालिटी का माल चाहिए, इसीलिए मोदी क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं। इस साल के बजट में सारा जोर ही मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी पर है। बजट से पहले नरेंद्र मोदी ने लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की बात की थी।
मोदी का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और चीन को पीछे छोड़ने के मॉडल में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए 2026 के बजट का अप्रोच एग्रेसिव है। मोदी सरकार ने 7 सेक्टर सेलेक्ट किए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा शक्ति, रेयर अर्थ मैग्नेट्स मिशन, केमिकल पार्क, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बजट की ये सभी स्कीमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाई टेक इंडस्ट्री सुपर पावर बनाने का रोड मैप है। मोदी के प्लान को एक एग्जाम्पल से समझिए। यूरोप को भारत से हर साल 7 से $7.5 अरब का टेक्सटाइल निर्यात होता है। ईयू के साथ एफटीए करने के बाद सरकार का लक्ष्य इसे 30 से $35 अरब तक बढ़ाने का है। फिलहाल पाकिस्तान भी यूरोप को $7 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के जरिए मोदी भारत अपने सभी कंपटीटर से बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बजट में रोजगार नहीं है। नरेंद्र मोदी की बातों को समझें तो आने वाले दिनों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां आ रही हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। नरेंद्र मोदी विकसित भारत के ड्रीम को टियर 1 सिटी से टियर 2 और टियर 3 सिटी की तरफ ले जा रहे हैं। छोटे और मझोले शहरों में पैसा डालकर मोदी वहां रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है, उसे बजट में भी वोट की गिनती करनी है। तो चलिए वोट के लिहाज से बजट को देखते हैं। इस साल का सबसे बड़ा चुनाव बंगाल में होने वाला है। बंगाल को डानकुनी सूरत डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर मिला। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिला। बंगाल को ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिला। टूरिज्म डेस्टिनेशन और ई बसों की सौगात मिली। बंगाल को 20 नए वाटरवेज का भी फायदा मिला। बंगाल को इतना कुछ मिला, लेकिन ममता ने खड़े खड़े कह दिया बजट बेकार है और झूठ का पुलिंदा है। যে ফ্রেট করিডোরের কথা বলেছে ডানকুনি থেকে, ওটা আমার রেলওয়ে বাজেটে 2009 আই প্লেস দ্য বাজেট। দেয়ার ইউ উইল সি আই হ্যাভ মেনশন অ্যাবাউট ডানকুনি এন্ড অমৃতসর। হোয়াট দে সেড অ্যাবাউট 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money, are saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government. निर्मला सीतारमण लोकसभा में जब बजट पेश कर रही थीं, तब डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी घड़ी की सुइयां गिन रहे थे। वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म होते ही ममता के भतीजे ने कह दिया बंगाल को कुछ नहीं मिला। मिनिस्टर का स्पीच है, 85 मिनट का स्पीच। 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज़ है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
समिक भट्टाचार्य ने जवाब दिया। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन का बात सुना था, लेकिन कान भी खराब है, ये हम लोगों को सोच की बात है। बुलेट ट्रेन चल रहे हैं उत्तर बंगाल की, जो उत्तर बंगाल को आंसू छोड़कर कुछ नहीं दे सका 15 साल में तृणमूल कांग्रेस, उसी सिलीगुड़ी का लोग बुलेट ट्रेन से वाराणसी जाएंगे और वहां से दिल्ली जाएंगे। 2026 के चुनाव राज्यों में असम भी शामिल है। असम में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और इस बार भी बीजेपी ने असम में सरकार बनाने का दावा ठोक रखा है। असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में बुद्धिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में टेंपल टाउन पर फोकस से असम को फायदा होगा। टीयर 2 और टीयर 3 के टेंपल टाउन के विकास के लिए 5,000 करोड़ दिए जाएंगे। हाई वैल्यू क्रॉप अगरवुड के प्रोडक्शन में केंद्र मदद करेगा। देश का 81% अगरवुड या ऊद असम में होता है। अगरवुड से दुनिया की सबसे महंगी परफ्यूम बनाई जाती है। अगरवुड से जुड़ी इंडस्ट्री 50,000 करोड़ की है। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का फायदा भी असम को होगा। असम के कामरूप कामाख्या में माता का मंदिर है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 टेंपल टाउन के लिए बजट में जो फंड रखा गया है उससे कामाख्या टेंपल टाउन को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अभी से कामाख्या टेंपल टाउन के लिए फंड की डिमांड रख दी है। सामने चुनाव है तो अप्रूवल मिलने में समय भी लगना है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर लगने वाला हर रुपया रोजगार के अनेक नए अवसर बनाता है। गांव में गरीब का घर बनता है तो मिस्त्री हो, गाड़ी वाले हो, स्थानीय दुकानदार हो, सबको फायदा होता है। गांव की सड़कें अच्छी होगी तो मंडी तक उपज पहुंचाना आसान होगा और इन सब का फायदा यहां आप सभी को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर अपना नवा बजट पेश किया। इसी साल तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव होने वाले हैं। 26 के बजट से तमिलनाडु को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले। बेंगलुरु चेन्नई और हैदराबाद चेन्नई। रेयर अर्थ कॉरिडोर से भी तमिलनाडु को फायदा होगा। कोकोनट प्रमोशन स्कीम से तमिलनाडु के 80 लाख किसानों को फायदा होगा। काजू कोको सेक्टर को बढ़ावा देने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मोदी सरकार के बजट से केरल को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। देश में 4 में से 1 रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल में बनेगा। केरल में 7.6 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है। नारियल के तेल से लेकर कॉयर इंडस्ट्री को फायदा होगा। नारियल की रस्सी बनाने में ही केरल के 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। नारियल की रस्सी बनाने के काम में 80% महिलाएं जुड़ी हैं। केरल में कुल 50 लाख लोगों का घर कोकोनट इंडस्ट्री से चलता है। इसके अलावा फिशरीज यानी मछली पालन को प्रोत्साहन देने से भी केरल को फायदा होने वाला है। Kerala, for example, got practically no mention other than perhaps the rare earth and dirty trade. But cashews, we were not mentioned. Coconuts, we were not mentioned. We assume that naturally, being the biggest producer of coconuts, we will benefit from the scheme. But our state was not mentioned. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर बजट पर इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकते थे। सच्चाई नरेंद्र मोदी से समझिए। कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के
और ज्यादा अवसर बनेंगे। रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर दुनिया भर में तनातनी मची है। रेयर अर्थ मेटल्स पर चीन का कंट्रोल तोड़ने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान करके बजट में नई शुरुआत की गई है।